ओके। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे, सॉरी, बताऊंगा मैं कि मतलब कन्वेंशनल वे ऑफ लर्निंग में क्या है। जैसे अभी तुम बैकएंड पढ़ते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, बैकएंड जो है ना, वो एक बहुत वाइड स्कोप रखता है। वाइड स्कोप मतलब इसमें इतनी सारी चीज, मतलब बेसिकली CRUD ऑपरेशंस, मतलब क्रिएट, रीड, डिलीट और अपडेट ऑपरेशंस के अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, ठीक है। और कभी भी तुम कोई बैकएंड सिस्टम बनाते हो तो तुम ऐसे डिजाइन करते हो, ऐसे बनाते हो कि वो रिलायबल हो, वो फॉल्ट टॉलरेंट हो, वो स्केलेबल हो, ठीक है। रिलायबल मतलब कि मतलब वो कंटिन्यूअसली चलता रहे, बिना चाहे उस पर कितना भी लोड आ जाए, चाहे कितना भी यूजर्स उस पर आ जाए, वो चलता रहे, ठीक है। फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब तुम्हारे पास मल्टीपल सर्वर्स होने चाहिए। मल्टीपल सर्वर्स मतलब तुम्हारा एक ही कोड मल्टीपल जगह पे होना चाहिए। मान लो एक किसी वजह से डाउन भी चला गया तो तुम्हारे पास बैकअप रहना चाहिए, ठीक है। और स्केलेबल मतलब वही, जैसे यूजर्स आए अपने आप वो हैंडल कर सके, ठीक है। अब कोई बंदा बैकएंड पढ़ता है तो भाई लिटरली हजार हजार जगह है, ठीक है, इतने सारे रिसोर्सेस हैं। लेकिन हाउ डू यू प्रायोरिटाइज देम, कि तुम्हें लर्न कि तुम्हें पढ़ना क्या है, ठीक है। और बेस्ट, इसका जो बेस्ट तरीका है कि तुम बिग पिक्चर देखना स्टार्ट करो। बिग पिक्चर मतलब जैसे कि अभी कोई भी बंदा अगर बैकएंड पढ़ना स्टार्ट करता है ना, उनकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? वो कि या तो किसी किसी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं और किसी फ्रेमवर्क से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में रह जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, मॉडर्न डेवलपर है, ठीक है। उसको क्या क्या आता है? उसको जावास्क्रिप्ट आती है, टाइपस्क्रिप्ट आती है, और नोड जेएस में वो कोड करता है, नोड जेएस रन टाइम में वो कोड करता है, ठीक है। अब नोड जेएस का एक अलग आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसके यूज केसेस थोड़े अलग हैं, ठीक है। हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी जो हमें गोलैंग में मिलेगी, ठीक है। और गोलैंग कुछ कुछ चीजें, गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, बैकएंड के लिए यूज होता है। तो और वो चीजें गोलैंग में नहीं मिल पाएगी जो नोड जेएस में होगी। जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। नोड जेएस जो है वो असिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए, मतलब असिंक्रोनस ऑपरेशन ऐसे मतलब बैकग्राउंड टास्क समझ सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड टास्क मतलब जो टास्क करंटली एट द मोमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको थोड़ी देर बाद भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। और गोलैंग, गोलैंग ऐसे टास्क जैसे कि हाईली, जिसमें कंप्यूटेशन पावर यूज हो रही हो, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास इतने सारे यूजर है, कंकरेंट यूजर्स है, मतलब बहुत सारे यूजर्स एक साथ सिस्टम पे आ रहे हो और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें गोलैंग अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो लोगों की यही गलती रहती है कि वो किसी भी मतलब बैकएंड जब पढ़ते हैं तो वो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, तो वो एक जगह अटक के रह जाते हैं, ठीक है, और एक ट्रैप में फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है? और मान लो, और हम जो ये बैकएंड अभी कर रहे हैं ये फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब तुम्हारी सबसे पहले एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तुम ये मत सोचना कि मैं इसमें तुम्हें 10 प्रोजेक्ट्स बनवा दूंगा, ठीक है। नहीं, वो अभी हम नहीं कर रहे, हम बेसिक फंडामेंटल्स से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल में अंडर द हुड होता क्या है, मतलब चीजें काम कैसे करती हैं, क्या क्या रीजन है हर चीज के, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और वो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग वो हर जगह काम आती है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो तुमने एक किसी कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज्वाइन करा, ठीक है। तुम्हें अभी आती थी, मान लो जावास्क्रिप्ट आती थी, तुम कोड करते थे आराम से पहले, और वहां पे जो टेक स्टैक है वो एकदम से तुमने तुमको चेंज करने के लिए बोला, तुम्हें बोला कि तुम जावा में करना स्टार्ट कर दो, जावा या रस्ट में करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब अगर तुम एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज और फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोच रहे होगे अब तक, तो तुम्हें काफी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, ठीक है, फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि
तुम्हें पता है कि राउटिंग कैसे करते हैं, तुम्हें पता है कि मिडलवेयर्स कैसे हैंडल होते हैं, तुम्हें पता है कि डाटाबेसेस के साथ कैसे कैसे मेंटेन करना है, तुम्हें पता है कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे हैंडल करनी है, तुम्हें पता है कि कैशिंग कैसे हैंडल करनी है। तुम्हें एक बस पैटर्न पता है, ठीक है। तो तुमको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जा शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, तुम्हें नए कोड बेस में शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। मान लो तुमने नई कंपनी ज्वाइन करी, वहां पे कोड बेस ही उनका एकदम अलग लैंग्वेज में है। तो वहां पे अगर तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल थिंग से पढ़ने का सबसे बड़ा यही फायदा है कि तुम्हारा मेंटल मैप बहुत जल्दी बन जाता है। मेंटल मैप किस चीज का? कोड बेसिस का, क्योंकि एट द एंड हर जगह सेम यूजर पैटर्न फॉलो होते हैं। समझ आ रहा है? हम्म। और एक अच्छे सीटीओ सीईओ की भी यही पहचान होती है कि वो अगर नए कोड बेस में कोई कोई जाता है ना, तो वहां जाके वो थोड़ा कोड बेस रीड करने के बाद ही वो एक पैटर्न समझ जाते हैं, ठीक है। तुम अगर कोई डीएसए भी तुम लोग करते होगे, तो डीएसए के क्वेश्चन जब लगाओगे, उसमें भी पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट करते हैं। यहाँ भी सेम चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में बैकएंड होता क्या है, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है। एक मिनट। हाँ, तो ये है। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैकएंड होता क्या है। तो जो बैकएंड है ना, वो एक तरह की, तुम मान सकते हो कंप्यूटर ही है, ठीक है। एक तरह की मशीन है जो लिसन करता है। लिसन मतलब वो रेडी है कोई भी रिक्वेस्ट यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। और ये कोई भी सर्वर किसी प्रोटोकॉल के जरिए, प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अब प्रोटोकॉल का एग्जांपल HTTP, जो जैसा मैंने अभी बताया था, ठीक है। प्रोटोकॉल के काफी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे HTTP, GraphQL, gRPC, ठीक है। तो किसी भी प्रोटोकॉल के जरिए, मतलब सेट ऑफ रूल्स के जरिए, ठीक है, कि कब क्या चीज कैसे होगी, मतलब एक फ्लो होता है ना कुछ भी चीज करने का। तो हम मान लो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू हम अपने सर्वर पे लिसन करेंगे, ठीक है। और लिसन कैसे करेंगे? किसी पोर्ट के थ्रू, ठीक है। अब तुमको लग रहा होगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में काफी सारे, तुम मान सकते हो, वर्चुअल चैनल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं, थोड़ा एनालॉजी समझने की कोशिश करना, कि तुम किसी बिल्डिंग में रहते हो, ठीक है। तुम्हारा कुछ फ्लैट नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई पार्सल वाला आएगा, ठीक है, तो सबसे पहले वो तुम्हारा एड्रेस देखेगा, है ना। एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस हो गया। हर सर्वर का होगा आईपी एड्रेस, ठीक है। और फिर वो देखेगा पोर्ट, पोर्ट मतलब फ्लैट नंबर। तो तुम्हारे तो वैसे ही सर्वर में ना
पोर्ट्स होते हैं और हर पोर्ट पे प्रोसेसेस चलते हैं अलग अलग। ठीक है, हम किसी भी सर्वर से किसी भी पोर्ट पर लिसन करते हैं तो इसका मतलब उस पे कोई पोर्ट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें काफी सारे, अगर तुम अपने कंप्यूटर में भी देखोगे तो तुम कम से कम 65,000 पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब 0 से 1023 तक जो है ये कंपनी ने रिजर्व कर रखे हैं किसी, या फिर किसी बेसिक प्रोटोकॉल के लिए खोल रखा है। ठीक है, जैसे कि HTTP हो गया, ठीक है, FTP हो गया, और 1024 से 49,000 तक किसी वेल नोन रजिस्टर्ड कंपनी ने ले रखा है अगेन। ठीक है, और उसके बाद 49 से 65,000 तक जितने भी है ये सारे ओपन पोर्ट्स होते हैं तुम्हारे कंप्यूटर में। ठीक है, ये इसको तुम कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सेस कर सकते हो, कोई भी प्रोसेस चलाने के लिए रेडी कर सकते हो। ठीक है, अब सर्वर को हम सर्वर बोलते क्यों हैं? बहुत बेसिक, सर्वर को हम इसलिए बोलते हैं, तुम इसके नाम पे चले जाओ ना कि सर्वर मतलब ऐसी चीज जो कुछ सर्व कर रही हो। सर्व क्या करेगी ये? अब कोई स्टैटिक फाइल हो सकती है। ठीक है, स्टैटिक फाइल्स क्या होती हैं? स्टैटिक फाइल्स होती हैं, मान लो इमेज हो गई, वीडियो हो गई, ऑडियो फाइल हो गई। ठीक है, अब इन सब के अलावा क्या सर्व कर सकती है? HTML फाइल हो गई, CSS, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे कि अब तुम्हारा ये तो ठीक है, मतलब सर्वर और क्लाइंट तो ठीक है। ठीक है, एक एक मशीन है जो तुम्हारा ब्राउजर है, वो एज अ क्लाइंट ऑपरेट करेगा यहाँ पे। ठीक है, एक मशीन है जो कहीं दूर है, वो एज अ सर्वर ऑपरेट करेगा। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पे मान लो तुमने, हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लो मैं किसी भी ऐप पर गया, मान लो मैं ट्विटर पे गया। ठीक है, मैंने प्रबल की एक पोस्ट लाइक की। ठीक है, प्रबल की एक पोस्ट लाइक की, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो मेरा ब्राउजर है, मेरा ब्राउजर से वो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, है ना? सर्वर पे जाने के बाद सर्वर क्या करेगा उसके साथ? सर्वर उस रिक्वेस्ट को पार्स मतलब रीड करेगा। ठीक है, पार्स को तुम एज ए रीड, इसमें काफी सारे ऑपरेशंस होते हैं पार्स के अंदर, लेकिन अभी के लिए तुम इसको मान लो रीड समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद जैसे ही सर्वर ने इस प्रोसेस को, सॉरी, रिक्वेस्ट को रीड करा, तो उसके बाद वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस में वो क्या कर सकता है? प्रोसेस में वो मतलब डाटाबेस में जाकर मेरी, मतलब प्रबल की पोस्ट का लाइक काउंट बढ़ा सकता है ना? या फिर और भी काफी सारी चीजें हैं, वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद वो क्या करेगा? वही जो मैंने बोला कि डाटाबेस में वो उसको सेव कर देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो चेक करेगा कि किसकी पोस्ट लाइक हुई है, और उसके बाद क्या करेगा? वो जाके एक एक्शन ट्रिगर कर देगा। वो एक्शन क्या? अब ट्रिगर का मतलब क्या होता है? जैसे बंदूक होती है ना, बंदूक में ट्रिगर होता है, उसको दबाते तो कुछ गोली चलती है ना? तो वैसे ही वो सर्वर पे जाके एक एक्शन को ट्रिगर कर देगा। ठीक है, किसी भी इवेंट के जरिए। ठीक है, तो उसके बाद वो उसको कुछ नहीं करेगा, प्रबल को नोटिफाई कर देगा कि आपकी पोस्ट लाइक की गई है। ठीक है, अब तुम ये सो अब जैसे कि हमारा क्लाइंट क्या होता है? अभी अभी तक जो हमने पढ़ा, क्लाइंट बेसिकली तुम्हारा एक मोबाइल हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट तुम्हारा एक वेब ब्राउजर हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट तुम्हारा एक सर्वर भी हो सकता है कि जो दूसरे सर्वर से कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद तुम्हारे मन में आना चाहिए कि सर्वर और क्लाइंट अलग अलग क्यों, मतलब हमें जरूरत क्यों पड़ी क्लाइंट और सर्वर अलग अलग रखने की, कि इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, कि पहले भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम डायरेक्टली फ्रंट एंड में ही सारी चीजें क्यों नहीं लिख देते? सारा लॉजिक जो है वो फ्रंट एंड में ही क्यों नहीं लिख देते? तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, कि सबसे पहले तुम्हें उसके लिए समझना पड़ेगा कि तुम्हारा जो
अभी के लिए ब्राउजर कैसे काम करता है, ठीक है। अभी ब्राउजर को एज अ क्लाइंट समझ लो। अब तुम्हारा क्लाइंट काम कैसे करता है, ठीक है। तो क्लाइंट जो सॉरी जो वेब वेब ब्राउजर काम करता है ना, वो कुछ इस तरह करता है कि अब जैसे कि मान लो क्रोम है, क्रोम के अंदर ना सैंड बॉक्सेस एनवायरनमेंट होते हैं, ठीक है। सैंड बॉक्सेस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये सैंड बॉक्सेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं? सैंड बॉक्सेस एनवायरनमेंट मान लो एक जो तुम्हारा हार्डवेयर है ना, ये तुम्हारा हार्डवेयर है। ठीक है, इसके बाद हार्डवेयर के अंदर क्या है तुम्हारे? हार्डवेयर के अंदर है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अब कोई भी तुम्हारा सीपीयू होगा, उसके अंदर क्या क्या ही हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले इंस्टॉल करते हो ना, ताकि तुम चीजें यूज कर सको, ताकि वो जो हार्डवेयर तुम खरीद के लाए हो वो एक्सेसिबल हो, हैं। तो इस फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काफी सारी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है। उसमें से मान सकते हो ब्राउजर, ठीक है। अब फिर इस ब्राउजर के भी अंदर क्या होगा? इस ब्राउजर के भी अंदर सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स होंगे, ठीक है। ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट समझ गए? सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट एक ब्राउजर के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स जो तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज को, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं, फाइल सिस्टम हो गया, तुम्हारी कोई फोटो सेव है, कोई तुम्हारी फाइल सेव है, ठीक है, कोई तुम्हारा सर्टिफिकेट सेव है। फाइल सिस्टम्स को एक्चुअल मतलब एक्सेस करने से रोकता है, ठीक है। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट डायरेक्टली एक्सेस करने से सिस्टम रिसोर्सेज को रोकता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो तुम मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे, ठीक है। अभी ये सारे अलग अलग टैब्स चल रहे हैं, जैसे कि ये चैट जीपीटी का टैब है, इरेजर डॉट आयो का, व्हाट्सएप का, मीट का, ठीक है। अब ये सारे टैब्स भी ना अलग अलग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में चलते हैं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, मान लो अभी जो मैंने एक करंट टैब खोल रखा है ना, ये किसी बैंक का टैब है, मैं नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नेट बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को अब उसमें मैं कुछ अपने क्रेडेंशियल्स डालूंगा, मैं उसमें कुछ अपना अकाउंट नंबर, मतलब नेट बैंकिंग के सारे क्रेडेंशियल्स, आईडी पासवर्ड डालूंगा। और मान लो मैंने बगल में एक टैब खोल रखा है, ये कोई भी रैंडम टैब है, ठीक है। मान लो मैं ब्लॉग पढ़ रहा हूँ किसी वेबसाइट से, अब मैं किसी वेबसाइट से ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, अगर मान लो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स नहीं होते, एक सेकंड के लिए मान लो कि सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट ब्राउजर के अंदर नहीं होते, तो क्या होता? फिर पता है क्या होता? ये मेरा ब्लॉग वाला टैब जो है वो मेरे बैंक वाले टैब को एक्सेस कर सकता जावास्क्रिप्ट के जरिए, ठीक है। और उससे क्या होता, वो जब मैं अगर मेरे क्रेडेंशियल्स चुरा लेता तो मेरे को काफी हैवी लॉसेस हो सकते थे, ठीक है। और क्लाइंट और सर्वर को अलग अलग रखने का ये सबसे बड़ा रीजन है, ठीक है। कि प- ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट्स में होते हैं और इतनी सारा प्रोसेसिंग पावर नहीं आ पाती इनके पास। और एक पहला ये सिक्योरिटी रीजंस हो गए, और दूसरा है डाटाबेसेस। डाटाबेसेस अगर तुम लोग जानते हो, तो बेसिकली डाटाबेसेस जैसे कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो गया, ठीक है, माई एसक्यूएल हो गया। अब इन सब के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो ड्राइवर्स लिखे होते हैं सी सी प्लस प्लस में, ठीक है। और ब्राउजर जो है बाय डिफॉल्ट हमारा सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के अलावा कोई लैंग्वेज समझ ही नहीं सकता, कोई लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकता, कोई लैंग्वेज रन रन कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें क्लाइंट और सर्वर अलग अलग रखना रखना पड़ता है, ठीक है। और तीसरा हो गया कंप्यूटिंग पावर।
कंप्यूटिंग पावर। अब हर किसी बंदे के पास अच्छा खासे स्पेक्स की चीजें नहीं होती। ठीक है, अब किसी को क्या पता कि जो मैं कोड प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उस यूजर के डिवाइस पे चले या ना चले, उसका वो हैंग कर जाए, क्रैश कर जाए सिस्टम पूरा। ठीक है, एक ये भी रीजन होता है। ठीक है, अब क्लाइंट सर्वर अलग अलग है। अब हम ये समझेंगे कि अब तक जो हमने देखा था कि क्या बोलते हैं कि जब एक यूजर कोई भी पोस्ट लाइक करता है तो वो उसका जो भी रिजल्ट होता है उसके एंड यूजर तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, सर्वर से क्या कैसे होके जाता है, फिर कैसी कैसी चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, मैंने प्रबल की पोस्ट लाइक की तो वो कैसे सर्वर तक जाएगी, प्रोसेस होंगी, चीजें डाटाबेस में सेव होंगी। ठीक है, और फिर वो प्रबल को एट द एंड पता चलेगा। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं। समझ में आ रहा है? पहली बात, अगर किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। बोल भाई। भैया मैं ये कह रहा था कि मतलब इसमें पर्टिकुलर में नहीं, बट मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे आप ये पूरा आर्किटेक्चर समझा रहे हो, तो ये मतलब किस टॉपिक के अंदर कवर होता है, नेटवर्किंग के अंदर? ये नहीं, ये किसी टॉपिक के अंदर कवर नहीं होता वैसे। ठीक है, अगर तुम इसका देखोगे भी तो तुम्हें ये सिस्टम डिजाइन के अंदर दिखेगा। ठीक है। अच्छा, सिस्टम डिजाइन। हाँ। ठीक है। अच्छा अच्छा। अब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, अब हर कंपोनेंट को एक दूसरे से कैसे जोड़ें कि हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल सके। ठीक है, मैंने अभी बेसिक थोड़ा सा, ताकि बच्चे ज्यादा ओवरवेलम ना हो जाएं, आज ऐसे स्टार्ट करो, अभी आगे की चीजें देखोगे तो समझ आएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने थोड़ा सा हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग ली कि एक रिक्वेस्ट सर्वर तक कैसे जाती है, फिर सर्वर से कैसी चीजें सेव होती है, फिर रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, मतलब उसके अंदर हम थोड़ा सा डीप डीप डाइव करेंगे। ठीक है, कि क्या होता है जब मैं, मान लो यहाँ पे मैंने ब्राउजर में नया टैब खोला और मैंने लिखा google.com। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम टर्मिनल पे जाते हैं इसी बात पे। ठीक है, अभी देखना, देखो, तो अभी मैंने यहाँ क्या करा, अभी मैंने यहाँ पे ट्रेस राउट google.com करा। ठीक है, ये google.com क्या है, बेसिकली google.com एक डोमेन नेम है ना। डोमेन नेम मतलब किसी वेबसाइट का नाम है ना। इससे मैंने क्या करा, ये ट्रेस राउट एक कमांड है जिससे तुम ये पता लगा सकते हो कि मेरे ब्राउजर से, मतलब मेरे ब्राउजर से एंड गूगल के सर्वर तक, मतलब मेन सर्वर तक मेरी रिक्वेस्ट पहुंचने में मुझे क्या क्या चीजें पास करनी पड़ी। ठीक है, मैं किन किन जगहों से गुजरा हूं, मतलब मैं किन किन राउटर से गुजरा हूँ, मैं किस किस लोड बैलेंसर से गुजरा हूँ, सीडीएन से गुजरा हूँ। ठीक है, अभी के लिए बेसिक मान लो राउटर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखो, ये जब मैंने ये कमांड रन करी तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेस राउट टू google.com, मतलब बेसिकली ये राउट ट्रेस कर रहा है। तो अब ये google.com का, ये सबसे पहले डीएनएस पे जाकर, डीएनएस क्या होता है, हाँ देखो, जब मैंने यहाँ पे google.com सर्च करा उसके बाद ये ब्राउजर सबसे पहले रिक्वेस्ट, पता है कहाँ भेजता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजता है डीएनएस पर। आप बोलोगे डीएनएस क्या होता है, डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये डोमेन नेम सिस्टम एक एनालॉजी से समझाता हूँ, जैसे कि तुम अपने फोन में कॉन्टेक्ट सेव करते हो ना लोगों के, हैं, तो मेरे को मान लो देवांश को कॉल करना है। ठीक है, अब देवांश का, मैं ये ऐसा तो है नहीं कि भाई नंबर याद करके रखूंगा, है ना। मैं उसको अपने कॉन्टेक्ट्स में फोन बुक में जाकर देवांश का पहले नंबर सेव करूंगा और उस कॉन्टेक्ट को कुछ नाम दे दूंगा। ठीक है, मान लो मैंने उस कॉन्टेक्ट को नाम दे दिया देवांश, तो नेक्स्ट टाइम से
मेरे को देवांश का नंबर बाय मेमोरी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाय मेमोरी मेरे को याद करने की, मैं सिर्फ जाऊंगा अपने कॉन्टेक्ट में जाके देवांश सर्च करूंगा और क्लिक करके उसको डायरेक्टली कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो वैसा ही डोमेन नेम सिस्टम भी होता है। डोमेन नेम सिस्टम बेसिकली किसी भी, जैसे कि google.com है, ठीक है, ये इसको मतलब इसके नेम को किसी भी आईपी एड्रेस पे, मतलब ये जो एक्सेस लिखा है मैंने, आईपी एड्रेस है, ठीक है, किसी भी आईपी एड्रेस पे राउट करेगा। समझ आ रहा है? तो बेसिकली अब देखो, यहाँ पे google.com मैंने ट्रेस आउट करा। अब डीएनएस पे जाकर इसने सबसे पहले पता है क्या 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 निकाला? इसने सबसे पहले google.com का एक्चुअल आईपी एड्रेस निकाला, ठीक है, जो ये है। अब इसने सेटिंग्स की, सेटिंग्स क्या कि हमको जो है ना 30 छलांग में पहुंचना है वहां पर। मतलब इसका इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि ये क्लाइंट है ना, क्लाइंट मतलब ब्राउजर हो गया मेरा, और ये फाइनल गूगल सर्वर है, ठीक है। अब इसके बीच में काफी सारी चीजें हैं। अब ये कितनी हॉप्स में, मतलब हॉप्स मतलब छलांग नहीं मान सकते हो, ठीक है। अब कितनी छलांग में मेरे को गूगल के मेन सर्वर तक पहुंचना है, और अगर मैं उस नंबर में नहीं पहुंचा तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। ये सब तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ोगे ज्यादा डिटेल में, ठीक है। अब ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये क्या मतलब बीच में जो मैंने बना रखी है, ये क्या 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 हो सकती है? ये राउटर्स हो सकता है, ये लोड बैलेंसर्स हो सकता है, ये रिवर्स प्रॉक्सीज हो सकते हैं, सीडीएन हो सकता है। इन सबको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी के लिए समझो। तो क्या करा सबसे पहले, आईपी एड्रेस देख लिया। अब हमने स्टार्ट करा। अब मेरा जो ये सबसे पहले इसने एक राउटर है, ये शायद मेरे घर का राउटर है। ये जो पहला वाला राउटर है ना, है, ये शायद मेरे घर का राउटर है। और इसने, एक मिनट, कोई आया शायद, हाँ, तो ये शायद मेरे घर का राउटर है। और कोई कोई राउटर जो है वो कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं देता सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ठीक है, ये कॉमन है बहुत चीज। अब ये राउटर कहाँ कहाँ हो सकता है? अभी इससे पहले मैंने दूसरी जगह करा था, तो उसमें काफी सही रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, तो मतलब बेसिकली काफी सारे राउटर्स के थ्रू होते हुए ये गूगल के मेन राउटर तक, मतलब 14 हॉप्स के बाद, 14 हॉप्स के बाद ये गूगल के मेन राउटर पे पहुंच गया, ठीक है। अब ऐसे ही तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई सी वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है। अब इससे तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि हम जब क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो डायरेक्टली सर्वर पे होके नहीं जाती, ठीक है। क्लाइंट से जब मैंने कोई सर्वर भेजी किसी भी वेबसाइट को, तो वो डायरेक्टली उसके सर्वर पे नहीं जाती, ठीक है। उसके बीच में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको ही अब अभी हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले मैंने google.com सर्च करा, मेरे ब्राउजर ने डीएनएस सिस्टम पे जाके आईपी एड्रेस लिया। अब आईपी एड्रेस क्या करेगा? आईपी एड्रेस उसको सर्च करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उन उस सर्च करने के दौरान वो उसको, हम एक ये आर्किटेक्चर ना मॉडर्न वेब आर्किटेक्चर है, मतलब बेसिकली जो आजकल की कंपनीज यूज करती है आर्किटेक्चर, जो जो चीजें कॉमन है, ये इसमें मैंने वो बताने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? तो या तो मैं ऐसे राउट पे जा सकता हूँ जो कोई लोड लोड बैलेंसर हो, ठीक है। अब तुम्हें तुम्हें लगेगा कि यार लोड बैलेंसर क्या होता है? तो लोड बैलेंसर कुछ नहीं होता। लोड बैलेंसर सबसे पहले रिक्वेस्ट लेता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग जगह पे, ताकि हम जो है लोड उठा सकें। अब मैंने मान लो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट की जगह 1 लाख रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 लाख रिक्वेस्ट डायरेक्टली मैं सर्वर पे भेजूंगा, या तो मैं किसी पैटर्न के थ्रू भेजूंगा, ठीक है, कि पहले ये जो जो रिक्वेस्ट पहले आई उसको मौका मिलेगा, या फिर जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है उसको मौका पहले मिलेगा होने का, मतलब एग्जीक्यूट होने का, ठीक है।
तो लोड बैलेंसर बस यही काम करता है, मतलब वो लोड को बैलेंस करता है, मतलब मैनेज करता है अलग अलग जगह राउट करके। ठीक है। अब ये लोड बैलेंसर किसी आर्किटेक्चर में होता है या किसी आर्किटेक्चर में नहीं होता, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, सिर्फ इस वाले पॉइंट पे। और अगर मान लो लोड बैलेंसर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? फिर हो सकता है सीडीएन। सीडीएन क्या होता है? अब जैसे कि मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है, और मेरा जो मेन सर्वर है ना, जो ओरिजिन सर्वर है, मतलब मेन सर्वर है, वो कहीं अमेरिका में है, ठीक है, वैसे क्या मिडिल ईस्ट, हाँ मान लो अमेरिका में, ठीक है, उसका मेन सर्वर AWS पे मैंने होस्ट कर रखा है। अब कोई ऐसा यूजर है जो यहाँ पे चाइना में बैठा है, चाइना, या फिर कोई ऐसा यूजर है कहीं बैठा है, मतलब ये मान लो इंडिया में बैठा है, ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूंगा कि जो रिक्वेस्ट इंडिया में बैठा यूजर मेरी सर्विसेज अवेल करना चाहता है, उसको रिस्पॉन्स फास्ट दे सकूं। ठीक है। मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि यार सर्वर तो इतना दूर है, इंडिया और अमेरिका का डिस्टेंस कितना ज्यादा है। अब कोई रिक्वेस्ट यहाँ डायरेक्ट हम वहां से एक्सेस करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, मान लो 1 सेकंड लग रहा है, 1 सेकंड वैसे एग्जीक्यूशन में और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा होता है। अब तुम सोचोगे कैसे कैसे बोल रहे हो आप, क्योंकि 1 सेकंड मतलब हम जो कंप्यूटर में मतलब बैकएंड में चीजें प्रोसेस करते हैं, ठीक है, नेटवर्क में प्रोसेस करते हैं, वो सेकंड्स में काउंट नहीं होता, वो मिली सेकंड्स में काउंट होता है। मिली सेकंड्स मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। ठीक है। वो मिली सेकंड्स में काउंट होता है, तो इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क से उसमें और बैकएंड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 सेकंड बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। अभी इसमें ये है, मान लो, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट मैं यूजर को प्रोवाइड कर सकूं, एंड यूजर को। मैं उसके घर के पास एक एक सर्वर खड़ा कर दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिकल आइडिया है ना, प्रैक्टिकल आइडिया है, क्योंकि जितना पास उसका वो होगा सर्वर, उतनी जल्दी वो रिक्वेस्ट उससे फेच कर पाएगा। ठीक है। तो हम इसको सीडीएन बोलते हैं एक तरह से। ठीक है। हम एज नेटवर्क्स, मतलब एज का मतलब जब भी कोई अगर तुम्हें बाद में या अभी, ठीक है, एज नेटवर्क सब अगर कभी कहीं भी यूज करता हुआ दिखे ना, एज नेटवर्क्स का मतलब होता है हमारे मतलब एंड यूजर के पास वाला सर्वर। ठीक है। तो हम ये एज सर्वर से मतलब जैसे कैश कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, कैश सर्वर हमने इसको नाम दे रखा है अभी के लिए। तो सीडीएन कुछ नहीं करता, सीडीएन बस एक ही कंटेंट को अलग अलग मतलब यूजर लोकेशंस के हिसाब से उनके पास वाले लोकेशन के सर्वर पे डाटा भेज देगा और उसको कैश करके रखेगा। कैश मतलब स्टोर करके रखेगा। ठीक है। स्टोर करके रखेगा ताकि जो कोई भी यूजर आए किसी लोकेशन से तो उसको वो जल्दी रिट्रीव कर पाए। ठीक है। सीडीएन का बस यही काम होता है। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है। क्या करता है ये? हम हमारे मेन सर्वर से मतलब ओरिजिन सर्वर से डाटा लेकर एज नेटवर्क्स पे एज नेटवर्क्स पे स्टोर करवा देता है। अब एज नेटवर्क्स क्या होते हैं? ऐसे सर्वर्स जो एंड यूजर के नजदीक हो। ठीक है। तो उससे रिट्रीवल फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे जाकर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हो सकता है अगर लोड बैलेंसर ना हो तो। ठीक है। अब इसमें इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये डीएनएस रेजोल्यूशन में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, मतलब उसको फास्ट बना देता है। अब डीएनएस रेजोल्यूशन क्या है? डीएनएस रेजोल्यूशन है कि मैंने कोई भी डोमेन नेम सर्च करा, उसका आईपी एड्रेस सर्च करने में, ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसको हम डीएनएस रेजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब इस स्टेप के बाद वो कहाँ जाएगी, मतलब रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट जाएगी वेब पे। WAF मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ठीक है। जब तुम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ोगे ना, तो इसमें काफी सारी चीजें, मतलब 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली। ठीक है। हम एज अ बैकएंड डेवलपर
पहली लेयर से डील करते हैं एप्लीकेशन, मतलब 7th लेयर से डील करते हैं एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है। और वेफ जो है वो हमारी हेल्प करती है काफी सारी चीजों में, जैसे कि इसके बाद जैसी कोई रिक्वेस्ट आई तो ये काफी सारी रूल्स अप्लाई करेगी, ठीक है, प्री डिफाइंड, और हमें हेल्प करेगी किस किस में, अटैक्स से बचने के लिए, ठीक है। अब अटैक्स क्या 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 होते हैं, जैसे कि लास्ट वाले अगर डॉरी वाला सेशन लिया हो तो बताया था उसने, एसक्यूएल इंजेक्शन, सीएसआरएफ मतलब क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। बेसिकली हम मतलब एक रिक्वेस्ट आई है और वो रिक्वेस्ट में कुछ मलिशियस डाटा, मतलब रिक्वेस्ट में कुछ मलिशियस डाटा या मलिशियस फाइल या कोड, एग्जीक्यूटेबल कोड कैरी करता है, तो उसको वो हटा देगी, ठीक है। और भी काफी सारे अटैक्स हैं, वो वेफ जो है, फायरवॉल जो है, उसको हटाने में हेल्प करती है ताकि हमारा जो सिस्टम है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। अब बारी आती है असली लोड बैलेंसर की, ठीक है। याद रखना ये वाला लोड बैलेंसर जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है, इसका यूज केस अलग है, ठीक है, इसका यूज केस अलग है, ये ऑप्शनल है, हम इसकी जगह सीडीएन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला लोड बैलेंसर है वो होगा ही होगा। अब इस वाले लोड बैलेंसर में भी दो चीजें होती हैं, वो भी दो चीजें होती हैं यूज केसेस के हिसाब से, ठीक है। अब हमारे जो लोड बैलेंसर के दो नहीं तीन टाइप होते हैं, तीन टाइप, तीसरा टाइप यहाँ पे है नहीं क्योंकि वो इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता, ठीक है। तो पहला जो है एनएलबी, एनएलबी मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है। अब नेटवर्क लोड बैलेंसर मतलब, अब तुम इसके नाम से ही जाओ, मतलब नेटवर्क जो है, नेटवर्क पे जो लोड है ये उसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। बैलेंस करके ये क्या कर सकता है, मतलब अभी ये छोड़ो कि ये करता कैसे है, ठीक है। अगर मान लो कोई नेटवर्क बैलेंस कर रहा है तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं हमें। पहला, लेटेंसी लो मिलेगी। अब तुम सोचोगे लेटेंसी क्या होती है। लेटेंसी मतलब हमने कितनी जल्दी कोई भी डाटा एक्सेस कर लिया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कितने टाइम में हम एक्सेस कर पाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, मेरे पहले राउट से जो मेरा घर का वाईफाई राउटर होगा उसमें तो चलो आया नहीं, तो ये दूसरा राउटर जो है उसमें इसने थ्री, मतलब तीन जो है, थ्री लेटेंसी, क्या बोलते हैं, मतलब तीन लेटेंसी दी, तीन बार लेटेंसी कैलकुलेट करके इसने हमें दी कि वो एक्चुअल में कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो कि उस राउटर ने कितनी जल्दी परफॉर्म कर दिया, डीएनएस रेजोल्यूशन यहाँ पे 45.267 मिली सेकेंड, मतलब समझ रहे हो कितना छोटा ही है। एक सेकंड में मतलब हजार हिस्से होते हैं, ठीक है। अब उस हजार के 45, समझ रहे हो कितना, मतलब कितना कम टाइम है, समझ में आ रहा है। तो एनएलबी मतलब नेटवर्क लोड बैलेंसर जब हम यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा होता है, लो लेटेंसी प्रोवाइड करवाएगा। अब लो लेटेंसी इसके यूज केस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसके यूज केस बेसिकली हो सकते हैं गेमिंग में, ठीक है। अगर कोई पबजी, अगर कोई पबजी या फिर कोई बैंक ऐप मान लो, ठीक है, जहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन्स करनी है, ठीक है, तो उसमें हमें लो लेटेंसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें बहुत फास्ट करनी होती है, उसमें ये काम आता है, ठीक है। और हाई थ्रूपुट, अब आप बोलोगे हाई थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट बेसिकली एक्स मैंने एक्स काम करा और मेरे को कितने कितने एक्स, मान लो 10x उसका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मतलब मेरे को एक्स टाइम्स मेहनत करने पे 10x आउटपुट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जो मेरा थ्रूपुट है वो 10x है, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो। तो हमारा जितना थ्रूपुट मतलब आउटपुट होगा, जितना फास्ट होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। हाई थ्रूपुट वो चीज है। और वर्क सेट लेवल 7 मैंने तुम्हें बताया कि अभी नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जब पढ़ोगे उसमें
ओएसआई ओएसआई आर्किटेक्चर जब पढ़ते हैं उसमें 7 लेयर्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। पहली फिजिकल होती है, फिर वो जाते जाते एप्लीकेशन लेयर पे खत्म हो जाती है। तो ये वाला जो है ना, एनएलबी, सॉरी, एनएलबी जो है वो एनएलबी जो है लेयर लेयर 4 पे काम करती है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, और ये लेयर 4 होती है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा एएलबी। एएलबी क्या होता है? एएलबी मतलब हम हमारी जो एप्लीकेशन है मेन सर्वर पे, ठीक है। अब उसको उसका हमें डीएनएस रेजोल्यूशन करना है, ठीक है। अब उसको उस रिक्वेस्ट को इतनी सारी चीजों से होने के बाद मेन आईपी एड्रेस ढूंढना है इंटरनेट पे, ठीक है। तो ये बेसिकली नेटवर्क लोड बैलेंस, सॉरी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर उस चीज में काम करती है, ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारी अगर अंडर द हुड जाओगे तो इसमें काफी सारी चीजें होती हैं, मतलब चीजें एक्चुअली में काम करती है। जो तुम डीएसए पढ़ते हो ना, वो उसका एप्लीकेशन यहाँ है। अगर तुम पढ़ोगे कि क्या बोलते हैं एक्चुअल में राउटिंग होती कैसे है, मतलब डीएनएस रेजोल्यूशन कैसे होता है, तो उसमें काफी सारी चीजें होती है। डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यूज होती है, ठीक है। डिक्स्ट्रा का एडवांस वर्जन यूज होता है, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। कोई भी आईपी एड्रेस, मतलब क्योंकि देखो अगर पढ़ोगे ना, मतलब समझोगे कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स ना बेसिकली काफी सारे आईपी एड्रेसेस का एक गुच्छा सा है बस, ठीक है। काफी सारे आईपी एड्रेसेस का एक गुच्छा सा है। और हर हमने मशीन जो है, मतलब मान लो, समझाता हूँ देखो, मान लो यहाँ ये वर्ल्ड, मतलब ये पूरी दुनिया है, ठीक है। ये मान लो वर्ल्ड मैप है, लग नहीं रहा, पर कोई नहीं, जैसे 1 मिनट रुको। हाँ, 1 मिनट। मान लो ये पूरा ना इंटरनेट है, ठीक है। मान लो इंटरनेट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी जितनी भी है ये मशीन्स हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि हमने ना कुछ आईपी एड्रेसेस सबको एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है। आईपी एड्रेसेस भी दो टाइप के होते हैं, IPv4, IPv6। इनकी लेंथ अलग अलग होती है बस, और कुछ नहीं है। और भी और, हाँ, ठीक है। तो इतनी सारी मशीन्स हैं। अब सबको हमने अलग अलग आईपी एड्रेस भेज दिया। अब हम ना ऐसा नहीं कर सकते कोई कुछ कि, अब मान लो यहाँ पे एक यूजर है, ठीक है। एक यूजर कोई रिमोट लोकेशन पे कोई सर्वर एक्सेस अगर उसको करना हो तो वो डायरेक्टली कर ले, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हमें एक क्लाइंट से, मतलब एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह का कंप्यूटर एक्सेस करना है, तो हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स के इस गुच्छे से, मतलब इस सेट ऑफ गुच्छे से जाकर होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बेस्ट तरीका यही है कि हम काफी सारी एल्गोरिथम्स लगाएं और वो आईपी एड्रेस फाइंड करें, ठीक है। अभी आईपी एड्रेस अभी इतना समझो इसके लिए, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। और हाँ, फिर इसके बाद क्या, लोड बैलेंसिंग के बाद, मतलब लोड बैलेंसिंग कितने पे, दो तरीके से यहाँ पे हैंडल, एनएलबी और एएलबी, ठीक है। अब लोड बैलेंसर के बाद यहाँ पे आता है हमारा एपीआई गेटवे, ठीक है। ये ऐसा, मतलब एपीआई गेटवे तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये पहरेदार है हमारे सर्वर का, ठीक है। ये हमारे सर्वर पे के आगे बैठकर उसको पहरा दे रहा है। अब कैसे पहरा दे रहा है और इसका काम क्या है, ठीक है। इसका काम ये है कि ये दो चीजें परफॉर्म, मतलब एक चीज परफॉर्म करे बेसिकली, वो है सर्वर पे लोड थोड़ा सा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हो सकता है इस सर्वर के
अंदर भी 1000 प्रोसेस चल रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इस सर्वर पे 1000 प्रोसेस चल रहे हो, तो ये एपीआई गेटवे क्या करेगा, उन 1000 प्रोसेस में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है, यूज केस के हिसाब से और बैलेंस करने के, ताकि हमें ऑप्टिमाइज और बेटर परफॉर्मेंस मिले, ठीक है। और तो इस रेट इसका एपीआई गेटवे का काम बेसिकली होता है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग क्या होता है? रेट लिमिटिंग होता है कि मान लो मैंने एक साथ मेरे सर्वर 10 लाख लोग यूज करना, मतलब 10 लाख लोग एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। सॉरी, 10 लाख नहीं, एक यूजर ने, सॉरी, रेट लिमिटिंग बेसिकली होता है कि हम 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं सर्वर को, ठीक है। मतलब मान लो मैंने अलाउ कर रखा है, तुम भाई 1 सेकंड में ना सिर्फ 4 रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है। तो ये एपीआई गेटवे पता है क्या करेगा, हर 250 मिली सेकंड के बाद ही अलाउ करेगा कि कोई यूजर रिक्वेस्ट भेज सके, ठीक है। अभी जैसे तुमने एक चीज सुनी होगी, डी 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 डॉस अटैक, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, अभी लास्ट टाइम इंडिया का मेरे हिसाब से कोई इवेंट था, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पता नहीं किसी का, तो नेशनल इवेंट था ऑनलाइन, और उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, ठीक है। तो मतलब फॉरेन के कुछ हैकर्स ने हमारे सर्वर पे जो है डीडॉस अटैक करना स्टार्ट कर दिया, ताकि पूरा सिस्टम डाउन चला जाए। तो ये डीडॉस अटैक क्या होता है? डीडॉस अटैक होता है कि मैं एक साथ सर्वर पे, मतलब 1 सेकंड में ही 1 लाख रिक्वेस्ट भेज दूं, समझ रहे हो? एक सर्वर पे मैं एक साथ 1 लाख रिक्वेस्ट भेज दूं। अब क्या होगा इससे? इससे अब भाई हर हर हार्डवेयर की तो थोड़ी लिमिटेशंस होती है ना। अब ऐसा हो सकता है कि मेरा हार्डवेयर जो है वो उठा ही ना पाए लोड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा सर्वर जो डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो एपीआई गेटवे रेट लिमिटिंग करता है, मतलब जो रिक्वेस्ट का रेट है पर सेकंड, उसको वो डिफाइन करता है। और अगर हमने मान लो रेट लिमिटिंग करी, तो उसके बाद हमें यूजर को भी तो कुछ मुंह दिखाना पड़ेगा ना, मतलब कुछ रिस्पॉन्स देना पड़ेगा कि भाई मैं तेरी रिक्वेस्ट तो ब्लॉक कर दी है बैकएंड से, पर तेरे को पता नहीं चला उसका, है ना। तो उसको कम से कम कुछ तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एक तरह से अगर मान लो रियल यूजर हुआ, तो उसको हमें यूजर एक्सपीरियंस ताकि उसका खराब ना हो जाए, उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस केस में हम करते हैं थ्रॉटलिंग। अब थ्रॉटलिंग क्या होती है? थ्रॉटलिंग बेसिकली होती है कि हम ना उसकी रिक्वेस्ट पूरी ब्लॉक करने की जगह उसको ना थोड़ा स्लो कर देते हैं प्रोसेस, ठीक है। हम यूजर को दिखाते हैं कि भाई आपकी ना, आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है, अगर वो रियल रियल यूजर हुआ, कि भाई आज जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है ना वो प्रोसेस हो रही है, पर बस वो थोड़ा टाइम ले रही है, ठीक है। ये थ्रॉटलिंग उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेरा जो है बेसिकली मेन सर्वर तक पहुंचेगा रिक्वेस्ट। और फिर मेन सर्वर का क्या काम होता है भाई? मेन सर्वर का काम होता है कि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे, और रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के बाद कहाँ जाए, डाटाबेस के पास जाए और उसको सेव कर ले, ठीक है। और जब सेव हो जाए तो डाटाबेस उसको कुछ कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स देने के बाद वो क्या करेगा, दोबारा से उसी राउट पे जाएगा जाएगा और ब्राउजर को, क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे देगा, और फिर वो क्लाइंट जो है वो एंड यूजर को वो रिस्पॉन्स यूजर इंटरफेस के जरिए शो कर देगा, ठीक है। तो ये है मॉडर्न वेब आर्किटेक्चर। अब जैसे कि मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस या कोई ऐप भी है, ठीक है, वो कुछ इस तरह की चीजें फॉलो करता है हर लेवल पे रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, ताकि हम मिलियंस ऑफ यूजर्स, एक यूजर नहीं, 100 यूजर नहीं, 1000 यूजर नहीं, मिलियंस ऑफ यूजर को हैंडल कर पाए, ठीक है।
मैंने तुम्हें बताया था क्लास के स्टार्ट में कि बैकएंड जो है वो CRUD ऑपरेशंस के अलावा, मतलब CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, इन चारों ऑपरेशंस के अलावा काफी सारी चीजें होल्ड करता है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट मतलब मैंने तुम्हें यहाँ बताया ना कि क्या बोलते हैं, सर्वर पे, हमारे मेन सर्वर पे ऐसा हो सकता है 1000 रिक्वेस्ट है, सॉरी 1000 सर्विसेज, 1000 प्रोसेसेस चल रहे हैं सेम, ठीक है। अब मान लो एक प्रोसेस का किसी वजह से डाउन हो गया, ठीक है, तो हम उसको दूसरे प्रोसेस से उसको हैंडल कर पाए, ठीक है। और मान लो सीडीएन है, जैसे कि सीडीएन भी एक तरह से फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम का काम करता है। सीडीएन कैसे? क्योंकि भाई मैंने एक ही डाटा जो है वो अलग अलग नेटवर्क पे जाके स्टोर कर रखा है, ठीक है। ओरिजिन सर्वर अलग अलग सर्वर पे जाके स्टोर कर रखा है। मान लो मेरा जो एंड यूजर है, इसने यहाँ से ना इसको सर्वर पे मेरा कुछ एक्सेस करना चाहता है, लेकिन किसी रीजन से ये वाला सर्वर जो है वो डाउन हो गया, ठीक है। इसके पास अभी भी ऑप्शन है कि ये किसी और सर्वर पे जाके, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के अंदर किसी और सर्वर पे जाके वो सेम चीज एक्सेस कर सके, ठीक है। इसी को बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंट। मतलब एक सिस्टम डाउन होने के बावजूद हमारे पास उसका कॉपी, बोल सकते हो, होना चाहिए कि हम यूजर को सर्व कर पाए, ठीक है। और क्या होना चाहिए? रिलायबल होना चाहिए। अब रिलायबल मतलब, रिलायबल अगर मैं तुमको समझाऊं तो सर्वर से क्लाइंट तक जितना भी डाटा आ रहा है और क्लाइंट से सर्वर तक जितना भी डाटा जा रहा है, इनकी एक तरह से कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि भाई मैंने 4 चीजें भेजी हैं सर्वर पे, लेकिन पहुंची सिर्फ 2 है, ठीक है। या इसका एक और मतलब तुम समझ सकते हो कि ये सर्वर कभी डाउन ना आया है, ठीक है। और इसके बाद क्या आता है, सिस्टम जो है स्केलेबल हो, ठीक है। ताकि अगर मान लो एक एक साथ ही, जैसे कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हॉटस्टार पे वो आता है ना, क्या बोलते हैं, मैच आता है जब, वो इतने सारे यूजर्स का अचानक से करोड़ यूजर्स आ जाते हैं। इतने सारे यूजर्स का वो कैसे हैंडल करते हैं ये? भाई वो कहीं ना कहीं यही आर्किटेक्चर यूज करते हैं। और तुम्हें प्रूफ करने के लिए तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। हॉटस्टार एक मिनट। वो मेरे को वीडियो नहीं दिख रही, वो एक कॉन्फ्रेंस में आकर बताया था, मतलब हॉटस्टार के ही सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने, कि वो कैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जो मैंने यहाँ पे सीडीएन शो कराया ना, वो कैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का एफिशिएंटली यूज करते हैं, ताकि वो पूरा जो लोड है वो हैंडल कर पाए और हर यूजर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। अच्छा एक यूजर एक्सपीरियंस हो, कई चीजें लैग ना करे, ठीक है, कहीं फ्रेम ड्रॉप्स ना हो, ठीक है। तो आज के लिए वैसे इतना ही।